नमस्कार साथियों, इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बालक के विकास को जीव विज्ञान के कौन-कौन से सिद्धांत प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि बाल विकास में जीव विज्ञान के कौन-कौन से सिद्धांतों की पालना हो रही हैं। सामान्य सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल से सिद्धांतों के नाम हैं। आपको वह सिद्धांत समझना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट से जो हैं चीज़ें समझ में आए और पेपर के दिन आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। रीट 2021 या 22 का ये प्रश्न है कि जो सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, किंतु सभी बालकों में इनका जो क्रम होता है या वृद्धि का स्वरूप होता है वो एक समान रहता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होगी किंतु एक समान प्राणी को जन्म देगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो ये सिद्धांत समझते हैं। सिद्धांत देने वाले का नाम है सोरेनसन और इसको समर्थन देने वाले का नाम है गेसेल। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि समान प्रतिमान, स से समान प्रतिमान का सिद्धांत और स से सोरेनसन ने से दिया है। इसको समानता का या समरूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत ये बताता है कि सभी सजीव प्राणी अपने समान ही संरचना वाला प्राणी या जीव जो हैं वो उत्पन्न करते हैं। और आपको मैंने समझाया भी था कि विकास के सिद्धांतों में कि घोड़े का बच्चा घोड़े की तरह ही दिखाई देगा, उसी की तरह शारीरिक संरचना वाला होगा, उसी की तरह जो है वह अपने प्रतिमान, अपनी प्रतिलिपि, अपनी प्रतिरूप को प्रदर्शित करेगा। यानी मनुष्य के तो मनुष्य पैदा होते हैं, पशुओं के पशु पैदा होते हैं, पक्षियों के पक्षी पैदा होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बकरी जो है वह शिशु को जन्म देने लग जाए, ऐसा नहीं है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत है। हालांकि वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे और एक समान जीव होने के बाद भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती है। जैसे कि कई प्रकार के बालक हैं, तो क्या सभी बालक एक जैसे होते नहीं होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता विकास में लागू होती हैं। अगला सिद्धांत है आपके, उस सिद्धांत को कहा जाता है जनन द्रव्य का सिद्धांत, बीज कोशों का सिद्धांत या अमरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बीजमैन ने दिया है। तो ऐसे याद रखना, बीज कोश बीजमैन। बीज कौन से हैं? जनन द्रव्य, जो माता पिता से प्राप्त हुए हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट होगी, यानी कभी न समाप्त होने वाली चीज़ें होंगी। अमरता का एक तरह से इसे हम वरदान मान सकते हैं, तो अमरता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ये जो प्रयोग किया था बीजमैन ने, वह चूहों की पूंछ पर किया था। उन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ जो है काटी। ये देखना चाहते थे कि क्या जब हम चूहों की पूंछ काट रहे हैं तो अगली पीढ़ी में क्या बिना पूंछ वाला चूहा पैदा होगा? ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ, कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, फिर भी हर बार जब उनको चूहा जब वो बड़ा हुआ तो उसके पूंछ थी। यानी कि कुछ ऐसे आनुवंशिक लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। तो ये बीज कोश का, जनन द्रव्य का या अमरता का सिद्धांत कहलाता है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाले गुणधर्मों पर आधारित हैं। अगला सिद्धांत है अर्जित गुणों का सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। लेमार्क ने दिया है, विकासवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनका मानना क्या है? अब लेमार्क ये कह रहे हैं कि जो गुण माता पिता प्राप्त कर लेते हैं एक पीढ़ी में, कोई भी गुण हो जो माता पिता ने एक पीढ़ी में प्राप्त कर लिए हैं और वो गुण आगे आने वाली पीढ़ी को आनुवांशिक रूप में मिल जाते हैं, यानी कि फ्री में मिल गए। आपके माता पिता ने जो गुण जो हैं, क्वालिटीज़ उन्होंने वातावरण से कमाई थी, वह आपके लिए आनुवांशिक हो जाएगी। यानी कि कुछ गुण जो हैं, जो माता पिता ने अर्जित किए हैं, ग्रहण किए हैं वातावरण से, वह आने वाली पीढ़ियों में देखे जाते हैं। ये संक्रमण यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण जो हैं बने रहेंगे, तो ये आनुवांशिक रूप से प्रकट होंगे। जैसे पूर्व में जिराफ की लंबी गर्दन नहीं थी। जिराफ नॉर्मल एक जानवर था, किंतु वह नीचे झुकने के नीचे झुकना कम पसंद करता था, घास खाने के, पौधे खाने के लिए, किंतु ऊपर देखना या ऊपर खाना जो है, पेड़ पौधों के पत्तियाँ खाना उसे पसंद था। तो क्या हुआ कि उसके जनक पीढ़ी में गर्दन कुछ धीरे धीरे परिवर्तन हुए और गर्दन धीरे धीरे लंबी होना शुरू हुआ। और आज जब हम जिराफ देख रहे हैं तो ऐसा ही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ की गर्दन लंबी ही दिखाई देती हैं, किंतु ऐसा तो नहीं था कि शुरुआत से गर्दन लंबी थी। उनके किसी न किसी पीढ़ी में वो गुण जो हैं लंबी गर्दन का गुण प्रकट होना शुरू हुआ था। अगला आपके गुण हैं मौलिक गुणों का सिद्धांत।
और मौलिक गुणों का जो सिद्धांत है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था और इनके बारे में रीट 2021 या 22 में प्रश्न पूछा भी गया था कि आपके आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इन्होंने अपना प्रयोग किया था उद्यान मटर, जिसे पाइसम एस्टाइवम या पाइसम सेटाइवम कहा जाता है। यह चर्च के एक पादरी थे जिन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग करके अपने आनुवांशिकी के सिद्धांत दिए। इन्होंने कुछ ऐसे बीज लिए जो लंबे थे और कुछ ऐसे लिए जो बौने थे, यानी जनक पीढ़ी में संक्रमण करवाया। तो जनक पीढ़ी से जब इन्होंने संक्रमण करवाया तो जो पहली पीढ़ी निकली जिसे हम संकर या हाइब्रिड कह रहे हैं, उसमें औसत लंबाई वाले मिले, न तो ज़्यादा लंबे और न ज़्यादा बौने, क्योंकि हमें लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों का संक्रमण करवाना था। संक्रमण करवाने के बाद पहली जो पीढ़ी जिसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं, प्रथम पीढ़ी कहते हैं, उसमें औसत लंबाई के ही हमें प्राप्त हुए। फिर औसत लंबाई वाले जो पौधे प्राप्त हुए उनमें 50%, उनसे जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई उस पीढ़ी में जो संक्रमण करवाया गया तो कुछ पौधे तो औसत लंबाई के रह गए, कुछ 25% पौधे ऐसे थे जो ज़्यादा लंबे हो गए और 25% ऐसे जो बौने रह गए। यानी कि अगला गुण शिफ्ट हुआ। पहले तो 50% बौने थे, पहली पीढ़ी में 50% लंबे थे। इनसे हमें औसत एवरेज लंबाई के प्राप्त हुए, न बौने और न लंबे। किंतु जैसे ही दूसरी पीढ़ी में संक्रमण करवाया गया तो फिर 50% तो औसत यानी कि प्रथम पीढ़ी के जैसे ही रह गए और 25% पौधे लंबे और 25% बौने हो गए। उसके बाद जो तीसरी पीढ़ी प्राप्त हुई वो तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि 50% पौधे वापस लंबे और 50% वापस बौने हुए। ये उनका सिद्धांत है, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, केवल समझना है, सुनना है कि प्रथम पीढ़ी जो जनक पीढ़ी थी वह तीसरी पीढ़ी में वापस रिपीट हुई। जनक पीढ़ी में क्या था कि 50% लंबे पौधे और 50% बौने पौधे थे, तो तीसरी पीढ़ी में भी हमें ऐसा ही प्राप्त हुआ। यानी कि मौलिक गुण कहीं नहीं जाता है, कुछ पीढ़ियों के बाद वह वापस रिपीट होगा। इसलिए यदि आपके पेपर में प्रश्न आए कि दादा का गुण पोते में दिखाई दे रहा है या नानी का गुण नातिन में दिखाई दे रहा है, तो ये मौलिक गुणों का सिद्धांत है और ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। तो कुछ पीढ़ियों के बाद जो संकर यानी जो नस्ल आती हैं वो अपनी जनक पीढ़ियों के जैसे ही लक्षण प्राप्त कर लेती हैं। तो ये मौलिक गुणों का सिद्धांत हैं। एक और सिद्धांत है वो है गाल्टन का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं बायोमेट्री सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या है कि जो संतान होती हैं उसके 100% गुण यानी कुल गुण होते हैं वो माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी इनसे प्राप्त होते हैं। और उनका क्रम कैसा होता है 1/2, 1/4, 1/8, यानी कि कितने कितने प्रतिशत किससे प्राप्त होते हैं वो देखिए। माता पिता से 50-50%, दादा दादी से 25-25% और 12.5% पर दादा दादी से बच्चों में शिफ्ट होते हैं। इनका एक निश्चित अनुपात है, यदि आप इन सभी को टोटल ऐड करोगे तो बहुत सारे हो जाते हैं, किंतु हमें याद रखना है कि 1/2, 1/4 और 1/8 के हिसाब से जो है गुण बालक में प्राप्त हुए हैं। ये गोल्टन ने दिया अपना सिद्धांत था, जिसे बायोमेट्री सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत पूरे हो चुके हैं। दो और सिद्धांत थे जिनको प्रत्यागमन का सिद्धांत और विभिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। ये सर्वमान्य है। विविधता का या प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो गुण माता पिता में थे वो उनके संतानों में नहीं है, वो उनसे विपरीत, ठीक विपरीत गुण हैं। जैसे कि माता पिता अगर लंबे थे किंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि संतान होने वाली संतान बौनी रह गई। तो इससे क्या पता लगा कि कई बार सिद्धांत जो हैं मूल रूप अपनी आनुवंशिकी को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम ऐसा कहें कि हिरण्यकश्यपु यानी जो एक राक्षस राजा था उसके भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त जैसे संतान पैदा हो गई। वह तो भगवान से नफरत करने वाला था किंतु प्रहलाद भगवान का प्रेमी था। यानी कि दो विपरीत जो हैं अलग अलग जीव एक ही परिवेश में हैं। यानी कि माता पिता के गुण जब बच्चों में प्रकट नहीं हो, उनकी बिल्कुल विपरीत हो जाए तो प्रत्यागमन का सिद्धांत या विविधता का सिद्धांत है। अंतिम है विभिन्नता का सिद्धांत। ये भी सर्वमान्य है। इसमें ये कहा गया है कि प्राय संभवतः देखा गया है कि संतानों में पाए जाने वाले गुण सदैव माता पिता के समान न होकर रंग रूप, कद काठी, व्यवहार के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, यानी विभिन्नता भी होगी। तो ये सारे सिद्धांत हमने देख लिए हैं और ये जीव विज्ञान के बाल विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत हैं। यदि मैं कोई सिद्धांत मिस कर चुका हूँ तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।